welcome back to my channel. My name is प्राची शर्मा और मैम आज के सेशन में हम क्या कवर करेंगे? आज के सेशन में वी आर वर्किंग ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5B. इस पार्ट में वील बी वर्किंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 टिल 31st. सो दिस इज मोल कॉन्सेप्ट गोइंग ऑन. ये मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट है एंड वील बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस टुडे जो आपकी बैक एक्सरसाइज में है. If you still have doubts and concerns from the portion that was already covered in the session previously, then you can definitely reach out to me at tsclasses@gmail.com. You can also write me an email on that, or you can send me a text on Telegram. You can definitely leave a comment in the comment box below and I will revert back to you. Okay students, so without wasting any time, let's get started with today's session. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आज के सेशन में वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 सेज कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं. सबसे पहले इट सेज 52 मोल्स ऑफ हीलियम, 52 AMU ऑफ हीलियम एंड 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम. सो आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था 1 gram molecular mass, so that was GMM. Let me change the color here. Let's take blue. So if you remember, I told you about 1 GMM equals 1 mole equals आपका 6.022 times 10 to the power 23 molecules, and it is also equal to 22.4 liters. So all of this information was given to you so that you can jump around between two things, compare them and calculate. उस टाइप ये इन्फॉर्मेशन आपको इस टाइप के क्वेश्चन में हेल्प करती है. कैसे हेल्प करती है वो देखते हैं. नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन 16. नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो आपको एटम्स कैलकुलेट करने हैं. तो जब आपके पास मोल होते हैं, तो जब आपका एक मोल है दैट इज उसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं? उसमें होते हैं, मतलब जब आप मोल से कंपेयर करते हो तो उसमें पार्टिकल्स पता चलते हैं आपको एवोगाड्रोस के नंबर से. सो पार्टिकल कैसे, मतलब जो 1 मोल है उसमें 6.022 टाइम्स 10 to the power 23 मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं. ठीक है, पार्टिकल्स, इसको पार्टिकल्स कहते हैं. पार्टिकल्स का मतलब इट कुड बी आयंस, इट कुड बी एटम्स. सो इन दिस केस सिंस दे आर आस्किंग एटम्स, तो आप मोल और एटम को आपस में कंपेयर करोगे. सो व्हाट वुड हैपन, 1 मोल ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 टाइम्स 10 to the power 23 एटम्स होते हैं. तो 52 मोल में कितने हुए, उसको 52 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 3.131 टाइम्स 10 to the power 25 एटम्स. अब सेकेंड पार्ट में आपको AMU से, मतलब जो आपका हीलियम का AMU दिया है, आपको AMU से एटम्स निकालने हैं. ठीक है, सो जो आपका 1 एटम होता है, जो सिर्फ आपका हीलियम का एटम, उसमें कितना वजन होता है कि क्या, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ इट? तो एटॉमिक वेट होता है हीलियम का 4. ठीक है, सो अगर आपका लेट्स राइट इट इन डिफरेंट वे, क्योंकि आपको AMU आपको लिखना पड़ेगा, AMU आपको लिखना पड़ेगा राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, और आपको कैलकुलेट करना है एटम्स, तो वो आपको लिखना पड़ेगा राइट हैंड साइड पे. ठीक है, तो जब आपके AMU की बात हो रही है, तो जब आपके पास 4 AMU है, वो कितने एटम का वजन है? वो एक सिंगल एटम का वजन है. अगर एक सिंगल AMU की बात करी जाए तो 1/4 आ गया, और क्वेश्चन में पूछा गया है 52 के बारे में, तो टाइम्स 52 कर दीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. ठीक है, इन दिस केस दैट वुड बी 13 एटम्स. अब जो लास्ट नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम. अच्छा, तो जब आपके पास हीलियम है, हीलियम का वजन कितना हुआ? हीलियम का वजन मैंने आपको बताया 4 होता है. ठीक है, तो जो 4 ग्राम है उसके अंदर कितने एटम होते हैं? 6.022 टाइम्स 10 to the power 23. तो 1 ग्राम में कितने हुए, फिर 52 ग्राम में कितने हुए? तो वही करा है, 4 ग्राम्स ऑफ हीलियम कंटेन्स इतने एटम्स, 1 ग्राम में तो इतने होते हैं, डिवाइड बाय 4 कर दिया. 52 ग्राम में इस पूरी इंफॉर्मेशन को मल्टीप्लाइड बाय 52 कर दिया. ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आया? 7.828 टाइम्स 10 to the power 24 एटम्स. आ रही है बातें समझ में? अगर नहीं आ रही तो मेक श्योर दैट यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड लेट मी नो सो दैट आई कैन चेंज द वेज थिंग्स आर हैपनिंग एंड मेक इट मोर इजी फॉर यू. ठीक है, वी कैन डेफिनेटली गो इन मोर डिटेल्ड डिस्कशंस. इफ इट इज हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड, आई कैन मेक अ सिंपलर वर्जन ऑफ द चैप्टर एज वेल. बट उसके लिए क्या करना है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे. क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स
ऑफ ईच काइंड इन 5.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, करेक्ट। उसके अंदर आपको सभी एटम का बताना पड़ेगा नंबर। तो पहले तो आप ओवरऑल कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आप इंडिविजुअली लिखोगे। तो सोडियम का अलग, कार्बन का अलग, ऑक्सीजन का अलग। वो कैसे करेंगे, लेट्स डू इट। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड इन 5.3। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि जब आप एक मॉलिक्यूल ले रहे हो, जब आप इस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल ले रहे हो तो उसके अंदर कितने कितने एटम हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, 2 एटम है सोडियम के, 1 एटम है कार्बन का, 3 एटम है ऑक्सीजन के। जब आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि एक मॉलिक्यूल में इतने इतने हैं, ठीक है, इसको साइड में रख दो। अब आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो, सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करोगे टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं। ठीक है, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर मान लो 100 मॉलिक्यूल है। फिर उस 100 मॉलिक्यूल के अंदर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कितने कितने किसके एटम्स हैं। ये हमारी अप्रोच है इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया एक सिंगल मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, कितने कितने प्रेजेंट है। उसके बाद अब हमारा पूरा फोकस है मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना। मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना तो काफी इजी था। आपको जीएमएम चाहिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, आपको उसे कंपेयर करना है एवोगाड्रोस नंबर से, क्योंकि आपका जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज इक्वल टू 6.022 टाइम्स 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। आई बात समझ, लेट्स ट्राई इट। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास पहले आपने कैलकुलेट किया। सो 2 इंटू सोडियम, मतलब सोडियम का है 23, सो 2 इंटू 23 प्लस 12 कार्बन का, 3 इंटू 16, तो आपके पास आया 106। ये आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। अब जब 106 ग्राम्स में इतने मॉलिक्यूल होते हैं तो 1 ग्राम में कितने हुए, इसको आपने डिवाइड कर दिया 106 से। 5.3 में कितने हुए, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास मॉलिक्यूल्स कितने आए, 3.011 टाइम्स 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स किसके हैं, ये सोडियम कार्बोनेट के इतने मॉलिक्यूल है, ये पता चल गया। पर आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम बताने हैं। तो जब आपके पास एक पूरा मॉलिक्यूल है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ छोटा, लेट्स सी। मान लीजिए आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके पास 100 है। अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, तो आप यहां देखोगे कि 2 एटम्स होते हैं 1 मॉलिक्यूल के अंदर। सो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। 1 मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो 100 मॉलिक्यूल के अंदर कितने हुए, 2 इंटू 100, सो 200 हाइड्रोजन एटम्स, करेक्ट। ऐसे ही आप ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का तो 1 ही है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के 100 ही हो गए। वही लॉजिक हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, अब आप इसमें इंडिविजुअली उठाओगे। जैसे सोडियम के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके जो एटम्स आएंगे दैट इज 6.022 टाइम्स 10 to the power 22 एटम्स, किसके, सोडियम के। अब कार्बन का देख लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सो 1 इंटू 3.011 टाइम्स 10 to the power 22, क्योंकि कार्बन एक ही है एक मॉलिक्यूल में। उसके बाद आपके ऑक्सीजन कितने थे, 3 थे, सो 3 को आपने उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने एटम आ गए ऑक्सीजन के। आगे बात समझ। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, नो क्वेश्चन नंबर 18। कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन सप्लाइड टू सॉइल बाय 5 kg ऑफ यूरिया। अच्छा, कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन सप्लाइड टू द सॉइल बाय 5 kg ऑफ यूरिया। ओके, ये रहा क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है। कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन सप्लाइड टू सॉइल बाय 5 kg ऑफ यूरिया। सबसे पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। यूरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 10th ग्रेड के बच्चे हो, यूरिया का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, दैट इज CONH2 होल ट्वाइस, ठीक है। सो CONH2 होल ट्वाइस का आप निकालेंगे क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वो आपको कैलकुलेट अब तक करना आता होगा, और इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आपको एटॉमिक वेट भी याद हो जाता है। जैसे आपको पता होगा कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन का 23 है, नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का 1 है। ये बाय प्रैक्टिस आपको नॉर्मली याद हो जाएंगे, और अगर और कोई डिफिकल्ट आ भी गया तो एनीवेज क्वेश्चन में दिया होगा। तो इसे आपने कैलकुलेट किया, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 और आपका हाइड्रोजन का 2, ठीक है। समथिंग इज मिसिंग, ओवरऑल इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा।
अच्छा ठीक है, आई एक्चुअली ओपनड अप द ब्रैकेट व्हेन आई डिड दैट। 14 टाइम्स 2 और फिर प्लस 4 टाइम्स 1, एक ही बात है। आगे आपका 16 ग्राम्स मास ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 16 ग्राम्स ऑफ यूरिया। तो जब आपके पास 60 ग्राम्स ऑफ यूरिया है तो कितना वेट कितना प्रेजेंट है, 28 ग्राम्स। तो जब आपके पास 500 होगा, सो 28 डिवाइडेड बाई 60 टाइम्स 5000, दिस शुड बी 5000 क्योंकि 5 kg है ना। तो जब आपने 5 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे तो 5000, सो दिस मल्टीप्लाइड बाई 5000, तो ये आपका आ गया 2333 ग्राम्स या फिर 2.33 kg। ठीक है, ये जो लास्ट पार्ट है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, ये नॉर्मल आपका मेथड है जो हम हमेशा फॉलो करते हैं। क्या मेथड है कि जो 60 ग्राम है उसके अंदर 28 है, तो 1 में कितना हुआ 28 बाय 60, फिर 5000 में कितना हुआ 28 बाय 60 टाइम्स 5000। ये लॉजिक है बेसिक। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो क्या करना है, तो मैम को बताना है, नहीं बताओगे तो भाई हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 320 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट एसटीपी। ठीक है, आपको वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकालनी है किसकी, बाय 320 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट एसटीपी। ओके, अंडरस्टूड। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले निकाल लिया, तो SO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास आया 64 ग्राम्स। अब आप 64 ग्राम्स मतलब जो आपका वो वाली इंफॉर्मेशन थी ना, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स 22.4 लीटर्स, ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन आप यूज करोगे इस क्वेश्चन में। क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो जो लीटर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो रहेगा राइट हैंड साइड पे, जो आप वेट की बात कर रहे हो वो रहेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 64 ग्राम में होता है 22.4, तो 1 ग्राम में हो गया 22.4 डिवाइडेड बाय 64, और क्वेश्चन ने पूछा है 320 का, सो 22.4 डिवाइड बाय 64 टाइम्स 320। इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वॉल्यूम आ जाएगी 112 लीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19th। What do you understand by the statement the vapor density of carbon dioxide is 22? Okay, so बहुत simple है, दो theoretical questions है, so let's quickly do them. It implies that one molecule of carbon dioxide is 22 times heavier than one molecule of hydrogen. आई बात समझ में आपको? What do you understand by the statement that vapor density of carbon dioxide is 22? It implies that one molecule of carbon dioxide is 22 times heavier than one molecule of hydrogen. उसके बाद सेकेंड पार्ट है, atomic mass of chlorine is 35.5. What is its vapor density? ओके, सो जो वेपर डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब जो मॉलिक्यूलर मास है क्लोरीन का वो है Cl2, तो Cl2 मतलब 35.5 टाइम्स 2, करेक्ट। तो वेपर डेंसिटी क्या हुई 35.5 टाइम्स 2, उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो फाइनल वेपर डेंसिटी आ गई आपकी 35.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मास ऑफ 56 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट एसटीपी। क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ है, ओके, सो व्हाट इज द मास ऑफ 56 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट एसटीपी। सबसे पहले एसटीपी की इंफॉर्मेशन आप याद कर लें, एसटीपी पे होता है 22.4 लीटर्स या फिर 22400 सेंटीमीटर क्यूब। कार्बन मोनोऑक्साइड में जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो है 28 ग्राम्स। ठीक है, तो अब आप इसे कंपेयर करोगे, आपको मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो मास जो कैलकुलेट करना है वो आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड पे, और आपको दे रखा है वॉल्यूम, तो आपका जो भी लीटर्स है इसमें या सेंटीमीटर क्यूब है वॉट एवर यू हैव, वो आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर कंपैरिजन। सो व्हेन वी स्टार्ट कंपेयरिंग, दिस इज 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें होता है 28 ग्राम्स, करेक्ट। क्यों 28 ग्राम्स, क्योंकि अगर आपको याद हो 22.4 लीटर्स जो एट एसटीपी है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मोल। तो इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है क्वेश्चन में उनको उठा के कंपेयर कर लिया जाए। सो इतनी वॉल्यूम में 28 ग्राम है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हुआ 28 बाय 22400। 56 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हुआ 28 डिवाइडेड बाय 22400 टाइम्स 56, तो ये आपका फाइनल आंसर आया। आगे बात समझ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 यहीं पे लिखा है तो यहीं से सॉल्व कर देते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर विच वेज 0.09 ग्राम्स। अच्छा ठीक है, सो आपको वजन दे रखा है और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। ठीक है,
सो अगर H2O की बात करें तो उसमें 18 ग्राम होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसका 18 ग्राम होता है। बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए आप पता होना चाहिए आपको। सो वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज 18 ग्राम्स। 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23। तो 1 ग्राम में कितने हुए? डिवाइड बाय 18। और क्वेश्चन में कितने का पूछा है? 0.09 ग्राम्स का। तो 0.09 ग्राम्स का कितना हुआ? इसको ही मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि इतने मॉलिक्यूल है। आई बात समझ? चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ओके, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर एलिमेंटल सल्फर इज S8। क्वेश्चन में ऐसे दिया है। ओके, सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर एलिमेंटल sulfur is S8 in a sample of 5.12 grams of sulfur. How many moles of sulfur are present? Okay, और दूसरे में molecules and atoms पूछा है। चलो तो करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है मोल्स, फिर आपसे पूछा गया है मॉलिक्यूल्स, और आपसे पूछा गया है एटम्स। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्या क्या पूछा गया। अब आपको दे क्या रखा है? आपको वजन दे रखा है, करेक्ट। मतलब आपको अगर वजन दे रखा है तो आप हमेशा ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे सबसे पहले। तो S8 का कितना हुआ? 32 टाइम्स 8, तो 256 ग्राम्स हुआ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर इतने ग्राम मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल होता है तो 1 ग्राम में हुआ 1/256। और क्वेश्चन में पूछा है 5.12 का। सो 5.12 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, विच इज 0.02 मोल्स इन दिस केस। मूविंग ऑन टू बी पार्ट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स पूछा गया है, करेक्ट। सो जब 256 ग्राम ऑफ S8 में इतने मॉलिक्यूल होते हैं तो 5.12 ग्राम में कितने हुए? इसको 5.12 से मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट। तो आपका एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ जाएगी 1.2 टाइम्स 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। इतने तो मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं 8 सल्फर के एटम्स, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर है 8 एटम्स। तो 1.2 टाइम्स 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल में कितने हुए? इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इंटू 1.2 टाइम्स 10 टू द पावर 22। इतने एटम्स प्रेजेंट हैं सल्फर के। आगे बात समझ? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 22 सॉल्व किया भी हमने, 23 देख लेते हैं। इफ फॉस्फोरस इज कंसिडर्ड to contain P4 molecules, then calculate the number of molecules in 100 grams of phosphorus. अच्छा ठीक है, फॉस्फोरस अगर P4 में एग्जिस्ट करता है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया 31 टाइम्स 4 विच इज 124 ग्राम्स, करेक्ट। अब उन्होंने कहा है कि हमें निकालने हैं मोल्स। तो अगर 124 ग्राम में है तो 1 ग्राम में कितने मोल हुए? 1/124। क्वेश्चन में पूछा है 100 ग्राम का, तो इसे सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 0.806 मोल्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन इफ 308 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट एट STP वेज इतना। अच्छा ठीक है भाई, करते हैं। ओके, the gram molecular mass of chlorine is इतना, if of it at STP weighs इतना। अच्छा ठीक है, तो आपको वॉल्यूम दी गई है, वॉल्यूम से आप वजन कंपेयर कर रहे हो और आपको वजन ही कैलकुलेट करना है फॉर अ स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले आपने देखा कि STP पे क्लोरीन की वॉल्यूम दे रखी है 308 सेंटीमीटर क्यूब। सो 308 सेंटीमीटर क्यूब पे उसका वजन कितना है? 0.979। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पे क्लोरीन का कितना वजन हुआ? दोनों को डिवाइड कर दो। और क्वेश्चन में हमसे पूछा कितने का है? एट STP, ठीक है। सो यू विल बी सेइंग 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन इतना हुआ, आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस आ जाएगी तो आराम से हो जाएंगे। उसके बाद बी पार्ट में है द वॉल्यूम ऑफ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट 4 एटमॉस्फेयर्स। तो सबसे पहले आप STP पे बताओ कि आपको पता क्या क्या है, इंफॉर्मेशन है। आई थिंक ये पूरा आपका वही गैस इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट 4 एटमॉस्फेयर्स। तो STP पे आपको क्या क्या पता होता है? आपको पता होता है कि जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन होता है, जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और जो आपकी वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर्स की होती है।
तो सबसे पहले आप किससे, क्योंकि हाइड्रोजन की बात करी है, H2 की बात करी है, तो सबसे पहले आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे विच विल बी 2। फिर आप बोलेंगे कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में इतनी वॉल्यूम है, तो 1 ग्राम में कितनी हुई, दोनों को डिवाइड कर दिया। 4 ग्राम में कितनी हुई, तो आपकी वॉल्यूम इतनी आई है 44.8 डेसीमीटर क्यूब। अब आप इसमें निकालेंगे, लगाएंगे गैस इक्वेशन। सो P1 V1, दिस इज नॉट एक्चुअली गैस इक्वेशन P1 V1, क्योंकि आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे दिस इज नॉट गैस इक्वेशन, दिस इज आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ इट, it starts with a B. I'm completely missing out the name of this equation. If you remember it, let me know in the comment box below. It's completely skipping my brain. Okay. अब आपके पास दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, आपको एक स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन पता है और आपको एक हाइड्रोजन की इन्फॉर्मेशन पता है जिसे आप यहाँ यूज करने वाले हैं। तो आपके पास P1 की इन्फॉर्मेशन है 1 atm, V1 की इन्फॉर्मेशन है 44.8, P2 है आपका 4 एटमॉस्फेयर और V2 हमें पता नहीं। तो आप इन दोनों से हमारा V2 कैलकुलेट करोगे, मतलब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, P1 V1 इक्वल्स P2 V2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यू एंड अप गेटिंग 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, मूविंग ऑन टू पार्ट सी, द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 2.2 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। अच्छा, अब आपको मास निकालना है, कितने, किस चीज का, ऑक्सीजन का निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है उसका मास निकालना है। तो इस वजह से जो आप इसमें जीएमएम की वैल्यू यूज करोगे या जो आप कैलकुलेशंस के लिए वैल्यू यूज करोगे वजन की, वो आप सिर्फ ऑक्सीजन की यूज करोगे। तो क्योंकि CO2 है तो उसके अंदर 2 ऑक्सीजन है, सो 2 times 16 gives you 32। ठीक है, द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 22.4 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 32 ग्राम्स। तो 1 लीटर में कितना हुआ, 32 डिवाइडेड बाई 22.4, और उसके बाद 2.2 में कितना हुआ, 32 डिवाइडेड बाई 22.4 टाइम्स 22.4। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.14 ग्राम्स। आई होप आई मेड दिस क्लियर फॉर यू। नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। 25 यहीं पर का रखा है। So a student puts his signature with graphite pencil. If the mass of carbon in the signature is 10 to the power minus 16 grams, calculate the number of carbon atoms in the signature. अच्छा ठीक है, so number of carbon atoms कितने, number of atoms in 12 grams of carbon होते हैं 6.022 times 10 to the power 23, करेक्ट। जब आप रेगुलर स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन देखोगे तो जितने एटम्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम्स जितने 12 ग्राम्स में या कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी है उतने में जितने आपके एटम्स कंसिस्ट करेंगे दैट विल बी 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23। तो 1 ग्राम में कितने हुए, दोनों को डिवाइड कर दो, यू एंड अप गेटिंग दिस मच। ओके, नाउ 10 टू द पावर -12 में कितने हुए, इसी को 10 टू द पावर -12 से आप मल्टीप्लाई करोगे, सो यू एंड अप गेटिंग 5.019 टाइम्स 10 टू द पावर 10 एटम्स। आ रही बात समझ? सो दिस इज योर क्वेश्चन 25। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार देखा जाता है ये प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स में। सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, सो यूल हैव टू अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वील आइडेंटिफाई कि हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, क्या पूछी गई है और क्या क्या हमें आता है, तो क्या अप्लाई करोगे। एन अननोन गैस shows a density of 3 grams per liter at 273 degrees Celsius and 1140 mm Hg pressure. What is the gram molecular mass of this gas? अच्छा, तो at STP आपको क्या क्या पता है कि 760 mm होता है, 273 केल्विन होता है, ये आपकी स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बेसिक चार्ट आपको पता है। अब वी आर कंपेयरिंग, सो P1 कितने का दिया है, 1140 मिलीमीटर्स। उसके बाद आपको दिया गया है वॉल्यूम, दे आर कंसिडरिंग 1 लीटर बिकॉज पर लीटर बोला, 3 ग्राम्स पर लीटर का मतलब 1 लीटर की बात हो रही है। T1 क्या हुआ, 273 प्लस 273 मतलब 546 केल्विन। अब P2 के पे आ जाओ, P2 की जो वैल्यू दे, जो आपको स्टैंडर्ड पता है दैट इज 760, वॉल्यूम हमें पता नहीं है, तो T2 की वैल्यू दे रखी है 273 केल्विन। ठीक है, नाउ P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स P2 V2 अपॉन T2, ये वाली इन्फॉर्मेशन हम यहाँ लगाएंगे। आपने जब ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें डाल दी और कैलकुलेट किया, सो यू एंड अप गेटिंग V2 दैट इज 0.75 लीटर्स। ठीक है, अभी आपकी स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन से हम एक दो चीजें और निकालेंगे।
अब क्वेश्चन में वापस आ जाओ. द अननोन गैस shows a density of this much at 273 and this much hg pressure. What is the gram molecular mass of this gas? ये आपको याद रखना है कि आपको कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास करना है. कभी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, हमेशा क्वेश्चन को रीड करके दोबारा से कंफर्म करो कि आपने न्यूमेरिकल को तरीके से आंसर किया है या नहीं किया है. ओके, नाउ स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या पता है. स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन हमें पता है कि 22.4 लीटर्स में होता है 1 मोल, 1 लीटर में होता है 1/22.4 मोल, 0.75 में होता है 1/22.4 टाइम्स 0.75. ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह सब कुछ करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर उधर करोगे, तो क्या आंसर आएगा? 0.0335 moles of that gas. Understood students? Now moving on with this question. जो आपके ये मोल्स आए हैं उसका वजन है 3 ग्राम. तो जो 1 मोल है उसका वजन हुआ 3/0.335. इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 89.55. राउंड ऑफ करोगे तो आंसर रह जाएगा बस 89 ग्राम. एस्टिमेट अगर लोगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक बार जो ये लास्ट क्वेश्चन था दोबारा से मैं आपको समझा देती हूँ बिकॉज इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सो वी वी वर्किंग ऑन क्वेश्चन नंबर 26. सो क्वेश्चन नंबर 26 है एन अननोन गैस. यही था ना जो हमने भी किया है. Okay, let me just figure out, just give me a quick second. All right. Okay, superb. So let's quickly take a look at question number 26 before we move on. So question number 26, an unknown gas shows a density इतना at 273 and 1140 mm temperature है उसका, not temperature, pressure है, and then you know what is the gram molecular mass of this gas. तो सबसे पहले आप गैस इक्वेशन यूज करेंगे, that is P1 V1 T1 equals P2 V2 T2, and once you do that आपको एक V2 की वॉल्यूम निकलेगी. V2 is your 0.75 लीटर्स. जो हमारी स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है उससे हम ये इन्फॉर्मेशन आपस में कंपेयर करेंगे. सो व्हाट वुड हैपन, जो हमारी स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है इट टेल्स अस कि 22.4 लीटर्स में 1 मोल होता है. तो 1 लीटर में कितना होता है, यू वुड नो दैट. और जितनी आपने वॉल्यूम निकाली है उसमें कितने मोल्स हैं आप वो निकाल लोगे. आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए. नंबर ऑफ मोल से आप क्या कैलकुलेट करोगे, आप उसका वजन कैलकुलेट करोगे. ठीक है, जो आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है आप वो कैलकुलेट करोगे. और वो कैसे करोगे, जो क्वेश्चन में बोला गया है 3 ग्राम्स, आप उसी इंफॉर्मेशन को यूज करोगे. तो जो उसका एक्चुअल वेट है दैट इज 0.0335 मोल्स. सो इसमें कितना हुआ 3 ग्राम्स. तो 1 मोल में कितना हुआ 3 उतना. ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27. सो क्वेश्चन नंबर 27 काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. कॉस्ट ऑफ शुगर निकालनी है. तो ये आपको शुगर का फॉर्मूला दिया है. आपको बताया गया है कि 40 रुपए की है पर केजी, 40 रुपीज पर केजी. कैलकुलेट इट्स कॉस्ट पर मोल. ठीक है, तो पहले आपको, क्योंकि आपको फॉर्मूला दिया है, आप डायरेक्टली पहले मोल्स निकाल लेंगे और मोल की कैलकुलेट इट्स कॉस्ट पर मोल. अच्छा ठीक है, सो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आप वजन निकालेंगे, वेट निकालेंगे. वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया तो पैसे पता चल जाएंगे और उसके बाद आप मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो. अच्छा, क्योंकि आपको एक्चुअल वेट की तो आपको प्राइस वैसे भी नहीं निकालना, आपको मोल्स पे बेसिस पे ही निकालना है. तो सबसे पहले आप मोल्स की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे. सो लेट्स सी. सो सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला को यूज करके आपने GMM निकाला, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास. तो अगर 1000 ग्राम क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है पर केजी, 40 रुपीज पर केजी है. तो 1 केजी में कितने ग्राम्स हैं, 1000 ग्राम्स. तो आप 1 ग्राम की वैल्यू निकालेंगे. सो जो 1000 ग्राम ऑफ शुगर है वो है 40 रुपीज की. सो 1 ग्राम कितने की हुई, 40/1000. इतनी पता चल गई. अब क्वेश्चन में हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमारा कितना है, 342. तो जो 342 है, 342 की अब आप निकाल लो. तो क्या होगा, 40/1000 टाइम्स 342. आपका फाइनल आंसर आ गया 13.68 पर मोल. आगे बात समझ. चलिए, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 मैंने नीचे थोड़ा सा दोबारा से पार्ट लिख दिया था बिकॉज काफी गैप आ रहा था. सो क्वेश्चन नंबर 29 सेज 4 grams ऑफ कास्टिक सोडा कंटेन्स इतने एटम, या 4 ग्राम ऑफ एटम ऑफ सोडियम, या फिर इतने मॉलिक्यूल्स, या फिर 4 मोल्स ऑफ NaOH. तो आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, आप NaOH के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है आप पहले वो एक तरफ लिख लो. फिर आप क्रॉस चेक करके मैच करो कि कौन सा मल्टीपल चॉइस क्लोजली मैच होता है. डायरेक्टली अपने अंदाजन पूर्वक मार्क मत करना. पहले राइट व्हाट यू नो
और उसमें से कंपेयर करना, क्योंकि बहुत जरा से फर्क से भी आपकी वैल्यू गड़बड़ हो सकती है. सो लेट्स डू इट. सो सबसे पहले कास्टिक सोडा होता क्या है? दैट इज NaOH. अब NaOH का जो GMM है, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 40 ग्राम्स. अब 40 ग्राम्स में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब एक GMM में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, तो जो आपका 40 मतलब GMM है उसका एलिमेंट का, उसमें इतने मॉलिक्यूल हुए, तो 1 ग्राम में कितने हुए आपने डिवाइड कर दिया. तो 4 ग्राम में कितने हुए आपने 40 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो यू गेट 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो अब अगर आप वापस आके एक बार अपने ऑप्शंस देखेंगे तो सी बिल्कुल कंप्लीटली मैच होता है. अब अगर आप ए देखो तो ए मैच नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ एटम्स की बात करी है. या तो वो किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को कहते कि इसके कितने एटम होंगे तो हमें बात समझ में आती, बट क्योंकि पूरा कास्टिक सोडा की बात हो रही है और उन्होंने मॉलिक्यूल्स की नहीं एटम्स की बात करी, तो ए तो नहीं है. बी का आप देख लो, 4 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, सो इससे आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. देन नंबर डी, 4 मोल्स ऑफ NaOH, तो मोल्स को भी कैलकुलेट कर लेते हैं. जब 40 ग्राम में 1 मोल होता है तो 1 ग्राम में 1/40 मोल्स है, और 4 ग्राम में कितने हुए 1/40 टाइम्स 4, तो 0.1 मोल्स होंगे, और इसमें कितना दिया है 4 मोल्स दिए. ठीक है, सो इट विल नॉट बी द करेक्ट आंसर. सो आंसर इज सी. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम्स ऑफ अमोनिया इज कितना? ऑप्शंस को देखो ही मत, पहले कैलकुलेट कर लो. ये कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि आपको फास्ट एंड फ्यूरियस होके आपको सारे फटाफट मार्क करते जाने हैं. नहीं, वो केस होगा तो शॉर्टकट सीखेंगे, बट दैट इज नॉट द केस हियर. आपको आंसर निकालना आना चाहिए. मोल कॉन्सेप्ट है, एज आई ऑलवेज से, मोल कॉन्सेप्ट है, पंगे नहीं लेना. जब तक 100% प्रैक्टिस ना हो, आपको अपने क्वेश्चंस पे कॉन्फिडेंस ना हो, तुक्केबाजी नहीं करनी. आगे बात समझ. नाउ अमोनिया NH3, अमोनिया का आपने GMM निकाल लिया, 17 ग्राम्स आ गया, तो 17 ग्राम ऑफ अमोनिया में इतने मॉलिक्यूल हैं, तो 1 ग्राम में कितने हुए 17 से डिवाइड कर दो, इतने मॉलिक्यूल हुए. और पूछा कितने में है 4.25 ग्राम्स, सो 4.25 ग्राम्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो. सो यू गेट 1. इसे मैंने मल्टीप्लाई ही नहीं किया है. ओके, यहाँ पे आप 4.25 मल्टीप्लाई कर दो, सो यू एंड अप गेटिंग 1.5 टाइम्स इनटू द पावर 23. तो आपका आंसर आ गया बी. अब क्वेश्चन नंबर 31. करेक्ट द स्टेटमेंट्स इफ रिक्वायर्ड. सो इफ रिक्वायर्ड काफी सारी चीजें चेंज कर देता है यहाँ पे. इफ रिक्वायर्ड का मतलब है कि देयर कुड बी स्टेटमेंट्स दैट यू रीड एंड आर परफेक्टली फाइन, यू डू नॉट हैव टू चेंज एनीथिंग इन देम. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट ए. 1 मोल ऑफ क्लोरीन consists 6.023 times 10 to the power 23 atoms of chlorine. Okay. ऑल राइट. सो अब इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर यहाँ पे क्लोरीन गैस लिखा होता तो यहाँ पे आप एटम्स की जगह मॉलिक्यूल्स कर देते. बट इफ यू लुक एट दिस स्टेटमेंट जो उन्होंने दे रखी है आपको, सो द ओनली थिंग दैट यू कैन चेंज हियर इज कि आप इसे 2 कर सकते हो. उसके अलावा व्हाट दे आर सेइंग इज परफेक्टली फाइन. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि 6.022 कर दो टाइम्स 10 to the power 23 एटम्स. बट अगर उन्होंने कहा है क्लोरीन गैस क्वेश्चन में, सो उस केस में आप 6.022 टाइम्स 10 to the power 23 मॉलिक्यूल, ये आपका चेंजिंग स्टेटमेंट होगा. सो फॉर राइट नाउ एज पर द क्वेश्चन द ओनली थिंग यू वुड चेंज इज द वैल्यू 2. ठीक है, 23 दे रखा है, 6.023 दे रखा है, उसे 2 कर दो. ओके, moving on to B part. Under similar conditions of temperature and pressure, 2 volumes of hydrogen combined with 2 volumes of oxygen will give you 2 volumes of water vapor. So इसका लॉजिक क्या है कि अगर आप हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से पानी बनाते हो, H2 plus O2 gives H2O, और उसका आप रेशियो चेक करते हो 2:1:2, सो जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंबाइनिंग रेशियो है दैट इज 2:1. ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट में दे रखी है 2:2, सो वो आप चेंज करके उसे 1 बोलेंगे. नाउ सी पार्ट. रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन नॉट मॉलिक्यूल वन एटम ऑफ एन एलिमेंट is heavier than 1/12 the mass of an atom of carbon 12. Under the same conditions of the temperature and pressure, equal volumes of all gases contain the same number of molecules. ठीक है, आ गई बात समझ में. So this is where we finish off the exercise. If there is anything that you want to discuss या आपको कुछ समझ में नहीं आया है, so please reach out. All right students, so this is it
फॉर टुडेज सेशन। आज के सेशन में हमने फाइनली अपनी एक्सरसाइज कवर अप कर ली है। इट टुक अस 2 parts to completely go through the whole exercise. But if still there are parts that you do not understand or you would need extra explanations for it or there are more practice that you need, please definitely reach out because you cannot take more concept lightly. जब तक आपके हाथ से खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे you will not gain confidence और एग्जाम में गलत होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। सो मेक श्योर कि सारे ही क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो एंड कैलकुलेशन भी करो, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। Make sure that you subscribe to the channel and share the channel with your friends and help us move forward. It's always a pleasure teaching you guys, and thank you so much for all the love and support that I'm getting, and we'll catch up in the next session.